हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जहां तक उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की कहानी 7 भाई और बहन के पवित्र रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली सच्ची कहानी है। जो भी इस कहानी को सुनता है उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। यह कहानी शुरू होती है झारखंड के रांची जिले में स्थित बुडुम प्रखंड के गिंजो ठाकुर नामक गाँव से। यह कहानी बिंदु डोंगरी के नाम से भी काफी प्रसिद्ध है। कहा जाता है इस कहानी के अवशेष आज भी मौजूद हैं। चलिए इस कहानी को विस्तार से जानते हैं। एक परिवार में 7 बेटे और एक बेटी थी जो खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। 7 भाई बहनों में इकलौती छोटी बहन ही शांत स्वभाव और आज्ञाकारी एवं संस्कारी थी। उनमें सबसे बड़े भाई का विवाह हो चुका था। 7 भाइयों में सबसे छोटा भाई एक आंख से अंधा था। छोटे भाई के दिल में अपनी इकलौती बहन के लिए बड़ा प्यार एवं लगाव था। एक दिन बड़े भाई अपनी पत्नी और अपने छोटे भाइयों को लेकर अपने खेतों में काम करने के लिए चले जाते हैं। क्योंकि उस जमाने में खेती बाड़ी आपसी सहयोग से हुआ करते थे, सभी लोग खेतों में काम करने जाने से पहले अपने छोटी बहन को खाना बनाने का आदेश देकर घर से निकलते हैं। 7 भाइयों की बहन अकेले घर पर खुशी खुशी सबके लिए खाना बनाने के लिए जंगल से सरौटी साग को तोड़ कर लाती है और बड़े प्यार से सरौटी साग की सब्जी बनाने से पहले उसे काटती है। इस दौरान वह अपनी उंगली भी काट बैठती है और रक्त की एक तेज धार निकलने लगती है, जिससे उसका सारा हाथ खून खून हो जाता है। तब बहन सोचने लगती है कि क्या करूं, अगर घर के दीवार में खून को पोंछूंगी तो भैया लोग देख लेंगे और चिंता करेंगे, और यदि अपने कपड़ों में पोंछती हूँ तो भाभी खून लगा कपड़ा देखकर खाना नहीं खाएंगी। बहन ने इस डर से सब्जी पकाने वाला छाता साग में सारा खून पोंछकर खून को बहाने से रोकती है। फिर इसी खून लगे साग को सब्जी बना देती है। जब उसके सारे भाई और भाभी अपने खेतों से लौट कर आते हैं तो छोटी बहन हमेशा की तरह सभी के लिए साफ थाली में खाना और मिट्टी के लोटे में पीने के लिए पानी देती है और सभी एक साथ खाना खाने लगते हैं और पके हुए साग को खाकर खाने की जमकर तारीफ भी करते हैं। और वे सब अपनी बहन से पूछते हैं कि बहन, तुम्हारे द्वारा बनाया हुआ यह साग बहुत बार हमने खाया है, परंतु आज की बनी सब्जी का स्वाद बहुत ही अद्भुत लग रहा है। बताओ ना कैसे और क्या मिलाकर इतनी स्वादिष्ट सब्जी बनाई हो। पहले तो बहन डर से सहम जाती है, कहीं भाइयों को पता न चल जाए कि मेरे हाथ की उंगली कट गई थी। फिर वह थोड़ा सोचकर बोलती है कि कुछ नहीं भैया, जैसा हमेशा की तरह सब्जी पकाती हूँ वैसा ही तो बनाई हूँ। बहन अगले दिन 7 भाइयों के अनुरोध पर फिर से एक बार वही छाता साग की सब्जी बनाती है, परंतु भाइयों को पिछले दिन के जैसा स्वाद नहीं मिलता है। फिर ऐसा ही अनुरोध 3-4 बार वह करता है, लेकिन खून लगे साग का स्वाद उनके मन और मस्तिष्क से उतर ही नहीं रहा था। असलियत जानने की जिज्ञासा व 7 भाई और भाभी ने उससे उस दिन के खाना बनाने का तरीका जानने का जिद करने लगते हैं। मजबूरन बहन को सारी घटना बतानी पड़ती है। जब सच्चाई 7 भाइयों को मालूम होती है तो 5वां भाई, जो बहुत ही लालची किस्म का था, उसने बाकी भाइयों से कहा कि वह बहन का खून इतना स्वादिष्ट है तो इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। यह बोलकर सभी भाइयों के बीच चर्चा करने लगता है। सबसे छोटे भाई को छोड़कर बाकी भाइयों ने बहन को मारकर उसका मांस खाने का प्रोग्राम बनाने लगे। मांस खाने की सोचकर उन सभी के मुंह में लार टपकने लगता है। भाइयों ने मन में स्वादिष्ट खाना पकाने के लिए वे कितना लालची बन गए इसका आभास बहन को हो गया था। किस प्रकार उसके भाई उसके मांस को खाने की लालसा रखते हैं। एक दिन 7 भाई शिकार खेलने के बहाने बहन को लेकर घने जंगल में लेकर जाते हैं, जहाँ पूर्व में निर्मित 4 केंद्र के वृक्षों पर बने मचान के नीचे पहुँचते हैं, जिस पर अपने बहन को यह झूठ बोलकर चढ़ने के लिए बोलते हैं कि इस मचान पर जंगली जानवर तुम पर हमला नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार 7 भाई अपने बहन को मचान पर बैठाकर अपना अपना धनुष लेकर शिकार करने का ढोंग करने चले जाते हैं। तब बहन को पूरा आभास हो जाता है आज उसका आखिरी दिन है, लेकिन वह चाहती थी कि उनके भाइयों की इच्छा पूर्ण हो, इसलिए भी वह मचान में जाकर बैठ जाती है। फिर सभी भाई केंद्र के वृक्ष पर बने मचान से कुछ दूरी पर स्थित डोंगरी यानी कि छोटा पहाड़ पर अपने अपने धनुष बाण के साथ पहुँचते हैं और एक चट्टान पर बारी बारी से अपने बाणों को तेज धार प्रदान करते हैं। डोंगरी के ऊपर सबसे पहले बड़ा भाई अपने तीर को चट्टान में धार करता है और अपनी बहन पर धनुष से निशाना लगाकर तीर छोड़ता है। तभी राजकुमारी पूरी बातों को समझ जाती है कि भाइयों का क्या इरादा है और अपनी मातृभाषा में गीत को गाने लगती है। बिंदु बिंदु दादा छाती ताइक ताइक, अर्थात जान से मारना ही है दादा साहब, तो तीर को सीधे मेरे छाती में वार करो, इधर उधर तीर क्यों चला रहे हो। फिर सभी भाई बारी बारी से अपने तीर के धार को तेज करते हैं और अपनी बहन पर निशाना लगाकर तीर को छोड़ते हैं। 6 भाइयों का निशाना खाली जाता है और 7वां भाई, जो सबसे छोटा था, वह तीर चलाने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसे अपनी छोटी बहन से बहुत ही लगाव था और धनुष बाण चलाने में 7 भाइयों में वह सबसे निपुण था। चट्टान में धार किए गए तीरों की निशाना राजकुमारी
जानती थी उनके सातों भाइयों में सबसे छोटा भाई बाकियों की तरह लालची नहीं है। छह भाई छोटे भाई पर पूरा दबाव डालते हैं, आदेश देते हैं कि वह अगर तीर नहीं चलाएगा तो बहन की तरह उसे भी मार देंगे। फिर छोटा भाई उदास मन के साथ तीर को थोड़ा ही धार कर दूसरी दिशा में तीर को छोड़ने की कोशिश करता है और तीर को धीरे से छोड़ देता है। बहन हर बार की तरह इस बार भी वही गीत गाती है, बिंदु बिंदु दादा छाती ताई ताई। इतनी में छोटे भाई का तीर सीधे बहन के सीने को भेद देता है और बहन की आत्मा शरीर से अलग हो जाती है और उसकी आत्मा उसी स्थान पर भटकने लगती है। तभी वह देखती है कि उसके शरीर का मांस खाने के लिए उसके भाई कैसे लालच करते हैं और सबसे छोटे भाई को जबरदस्ती मार पीट कर उसके शरीर को काटने का आदेश देते हैं। बहन के मांस को पकाने के लिए बहुत सारी सूखी लकड़ी लाने के लिए छोटे भाई को जंगल भेजा जाता है। छोटा भाई जंगल में खोज खोज कर ढेर सारा लकड़ी जमा कर लेता है और सोचता है कि कैसे इतना सारा लकड़ी ले जाऊंगा। भाई ने जो रस्सी दिए हैं वो भी 7 टुकड़ों में दिए हैं, उन्हें जोड़ने पर भी यह रस्सी इन लकड़ियों को नहीं बांध पाएगा। देर होने के डर से छोटा भाई उदास होकर रोने लगता है और उसके आंखों से आंसू धरती पे गिरने लगता है। वह अपनी बहन को याद करके रो ही रहा होता है, तभी एक नाग देवता वहाँ आते हैं और पूछते हैं कि क्यों रो रहे हो भाई। वह इधर उधर देखता है किंतु कोई भी नजर नहीं आता। फिर छोटे भाई को नाग देवता दिखते हैं और छोटा भाई नाग देवता को अपनी पूरी आप बीती सुनाता है। फिर नाग देवता उसे कहते हैं कि मैं लकड़ी में रस्सी की भांति लिपट जाता हूँ और तुम जैसे ही लकड़ी वहाँ रखोगे तो मैं धीरे से निकल जाऊंगा। और यह सुनकर छोटा भाई ऐसा ही करता है। सभी बड़े भाई यह देखकर चकित रह जाते हैं कि कैसे उनका छोटा भाई रस्सी के 7 टुकड़े होने के बावजूद भी जंगल से इतना सारा लकड़ी लेकर आता है। तत्पश्चात वे लोग अपने छोटे भाई को पानी लाने के लिए एक घड़ा देते हैं जिसमें 7 छेद कर देते हैं। छोटा भाई पानी लाने के लिए एक छोटे से कुएं पर जाता है और घड़े में पानी भरता है, परंतु उसमें छेद होने के कारण सारा पानी गिर जाता है। छोटा भाई वहीं बैठकर रोने लगता है और सोचता है कि अगर वह बिना पानी के वापस गया तो उसके भाई मारपीट करेंगे। यह सारी घटना कुएं में रहने वाले मेढक, केकड़े और मछली सुन वह देख रहे थे। वे तीनों छोटे भाई से पूछते हैं आखिर तुम क्यों रो रहे हो। एक भाई ने उन्हें अपनी आप बीती को विस्तार से बतलाता है और कहता है कि मैं अपनी प्यारी बहन के शरीर का मांस कैसे खा सकता हूँ, मैं नहीं खाऊंगा तो बड़े भाई लोग मारपीट करेंगे। तब मेढक कहता है कि तुम परेशान मत हो, हम सब मेढक घड़ा के छेद में चिपक जाते हैं। फिर मछली और केकड़ा बोलते हैं कि तुम हमें लेकर चलो, तुम्हारे भाई जब बहन के मांस को खाएंगे तब तुम मछली को खाना और जब वे हड्डी को खाएंगे तब तुम केकड़े को खाना। बड़े भाइयों को शक भी नहीं होगा। फिर भाई ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसे केकड़े और मछली ने कहा था। रात को जब बहन का पका हुआ मांस खाने को परोसा गया, बड़े भाइयों से छुपाकर वह मांस को दीमक के टीले में डाल देता है और समय बीतने पर उस टीले पर एक बांस का कुंदा उग जाता है। इस घटना के बरसों बाद एक भीख मांगने वाला जोगी उसी बांस के कुंदे के पास से गुजर रहा था और वह सुंदर सुंदर बांस के कुंदे को देखकर सोचता है कि अगर इतने सुंदर बांस से केंद्रा यानी कि एक वाद्य यंत्र बनाया जाए तो कितना सुरीला धुन निकलेगा। उसी क्षण बांस से आवाज आती है, ना काट काट रे जोगी ई तो लागे भैया रोपल बांस, ना काट काट रे जोगी ई तो लागे भैया रोपल बांस। जोगी फिर भी बांस को काट लेता है। जोगी इसी उद्देश्य से एक मोटा बांस का टुकड़ा काट कर ले जाता है। इस बांस का आवाज इतना सुंदर है, यदि केंद्रा बनाएगा तो कितना मधुर आवाज निकलेगा। और जोगी इस बांस से एक सुंदर केंद्रा का निर्माण भी करता है। इस केंद्रा से इतनी मधुर ध्वनि निकलती है कि जोगी जहाँ जहाँ भी इसे बजाता है इसके ध्वनि से लोग मंत्र मुग्ध हो जाते थे। एक दिन जोगी घूमते घूमते बड़े भाई के घर पहुँचता है और अधिक धन के लालच में जोगी जोर जोर से केंद्रा बजाना शुरू कर देता है, परंतु इस बार केंद्रा का मीठा सुरीला स्वर कर्कश हो जाता है और जब भी जोगी कुछ नया धुन बजाने की कोशिश करता है तो बार बार एक ही धुन निकलता था, ना बाज रे केंद्रा ई तो लागे मोर दुश्मन का घर, ना बाज रे बाज केंद्रा ई तो लागे मोर दुश्मन का घर। बार बार यही धुन निकलने पर बड़ा भाई मार पीट कर जोगी को अपने घर से भगा देता है। ऐसे ही घूमते घूमते जोगी हर भाइयों के घर जाते हैं, लेकिन हर बार की भांति वही धुन, ना बाज रे केंद्रा ई तो लागो मोर दुश्मन का घर, ना बाज रे बाज केंद्रा ई तो लागे मोर दुश्मन का घर, यही धुन बाजता है। यह धुन सुन सारे भाई जोगी को डांट डपट कर भगा देते हैं। सबसे अंत में जोगी छोटे भाई के घर पहुंचता है। छोटे भाई के घर के आंगन में प्रवेश करते ही केंद्रा खुद ही बजने लगता है। उसमें से यह धुन निकलता है, जोर जोर से बाज रे केंद्रा ई तो लागो मोर छोटे भैया, जोर जोर से बाज रे केंद्रा ई तो लागो मोर छोटे भैया का घर। छोटा भाई जब इस धुन को सुनता है तो वह मंत्र मुग्ध हो जाता है और यह धुन सुनकर छोटे भाई से रहा नहीं जाता और जोगी से केंद्रा की मुंह
मांगी सोने की मोहरें देकर उससे खरीद लेता है तथा जोगी को अच्छे से मेहमान नवाजी भी करता है और उसे अच्छे से विदा कर दिया जाता है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और छोटा भाई अपने काम से कुछ दिनों के लिए बाहर चला जाता है। जब वो वापस लौटता है तो देखता है कि उसका कमरा बहुत ही सुंदर ढंग से सजा हुआ है और घर के सारे बर्तन अच्छे तरीके से रखे हुए हैं। तब छोटा भाई सोचता है कि हमेशा मेरे कमरे की साफ सफाई घर के नौकर करते हैं, लेकिन कभी भी इतना सुंदर सजाया नहीं गया है। फिर छोटा भाई अपने नौकरों से पूछता है कि मेरे कमरे को इतना सुंदर किसने सजाया है। नौकरों के मना करने पर छोटा भाई सोचता है शायद कोई भाभी आई होगी और मेरे कमरे को सजा कर गई होगी। जब भी छोटा भाई घर से बाहर काम के लिए जाता था, यही घटना हर बार देखने को मिलती और लगातार होने के कारण छोटे भाई के मन में जानने की जिज्ञासा उमड़ने लगी कि आखिर मेरे घर को इतने सुंदर ढंग से कौन सजाता है। वह अपने भाइयों तथा भाभियों से भी पूछता है और वे लोग भी सजावट करने की बात से साफ इनकार कर देते हैं। एक दिन छोटा भाई सच्चाई पता लगाने के लिए इसी काम का बहाना कर बाहर जा रहे हैं बोलकर निकलता है और छुपकर पुनः वापस आकर अपने कमरे में रखे खजूर के गोल मोड़ हुए चटाई के अंदर छुप जाता है। कुछ समय इंतजार के बाद छोटा भाई देखता है कि एक खूबसूरत सी लड़की केंद्रा से निकलकर कमरे के अंदर आती है और सारे कमरे में साफ सफाई कर वापस उसी केंद्रा में जाकर समा जाती है। यह देख छोटे भाई की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि उस लड़की का शक्ल छोटे भाई की छोटी बहन के जैसी ही थी। छोटा भाई अगले दिन फिर से एक बार उसी प्रकार छुप जाता है और जैसे ही वह सुंदर लड़की पूरे कमरे की साफ सफाई का काम खत्म कर वापस केंद्रा में जाने वाली होती है, तभी छोटा भाई उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है और केंद्रा को आग में जला देता है, जिसके बाद वह लड़की हमेशा के लिए मानव रूप में परिवर्तित हो जाती है और दोनों भाई बहन खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं। आज भी इस गांव में आसरी पूजा के दिन बकरा कटता है और पूरे गांव के घरों में प्रसाद स्वरूप बकरा का मांस खाया जाता है और सतबैनी नामक पूजा स्थान पर वही सरौटी साग चढ़ाया जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और इस तरह का वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को तुरंत लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करें। धन्यवाद।